Assalamu alaikum. Today we are going to discuss one of the important topic from surface chemistry, that is Brownian movement. Brownian movement समझने के लिए आप एक सिंपल एक चीज समझिए यहाँ पे। और रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने पहली बार क्या किया, उन्होंने देखा कि अगर हम वाटर लेते हैं, वाटर हमने यहाँ पे लिया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया कि रॉबर्ट ब्राउन ने कुछ पोलन ग्रेन्स लाए। पोलन ग्रेन्स तो उसने वो पोलन ग्रेन्स किस पे डाले, वाटर की सरफेस पे। रॉबर्ट ब्राउन इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्लेस्ड सम पोलन ग्रेन्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो उसने वहां पे क्या देखा, these pollen grains they do not remain at rest, and when he placed these pollen grains in water, when he observed the solution through microscope, he observed that the pollen grains, when they are placed in water, they do not remain in rest, rather they move continuously in zigzag manner. जो pollen grains है, जब रॉबर्ट ब्राउन ने उनको वाटर में डिसॉल्व किया, तो उसने वहां पे क्या देखा, ये जो पोलन ग्रेन्स है ये रेस्ट में नहीं रहते हैं। जब इनको हम पानी में डालते हैं तो रादर ये रेस्ट में रहने के बजाय कंटिन्यूअसली जिगजैग मोशन में कंटिन्यूअसली ये इस वाटर में मूव करते रहते हैं। तो ये जो ये कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन जो पोलन ग्रेन्स ने दिखाई किसमें, वाटर में, this concept of erratic and continuous zigzag motion shown by pollen grains, which was first observed by Robert Brown, इसी continuous zigzag motion of pollen grains का जो ये मोशन इन्होंने शो करी वाटर में, उसी कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन ऑफ पोलन ग्रेन्स का नाम रखा गया क्या, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट ही क्यों, क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन जो है, रॉबर्ट ब्राउन ने इस कंटिन्यूअस मोशन ऑफ पोलन ग्रेन्स जो उन्हें वाटर में शो की, अपने ही नाम पे इसने इस मोशन का नाम रख दिया क्या, ब्राउनियन मूवमेंट। दैट मीन्स ब्राउनियन मूवमेंट इज सिंपली जो कंसेप्ट दिया गया रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा वो ये है दैट पोलन ग्रेन्स शो कंटिन्यूअस zigzag random motion when placed in water, and that continuous zigzag motion of pollen grains that was termed as Brownian movement by Robert Brown. लेकिन ये जो ये ब्राउनियन मूवमेंट पोलन ग्रेन्स ने शो करी when dissolved in water, तो बाद में क्या हुआ, बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने क्या किया, उन्होंने जब जो हम आज सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, जो आपको पता है, उन्होंने कोलाइडल सॉल्यूशंस ली। कोलाइडल सॉल्यूशंस में आपको पता है तो डिस्पर्सन फेज होता है और डिस्पर्शन मीडियम होता है। तो जब इन कोलाइडल सॉल्यूशंस में हम लाइट पास करते हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है टेंडॉल इफेक्ट में, जब हम कोलाइडल सॉल्यूशंस में लाइट पास करते हैं तो उस कोलाइडल सॉल्यूशंस के जो सोल्यूट पार्टिकल्स है, जो सॉल पार्टिकल्स कहलाते हैं, दे का स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एंड ड्यू टू दैट दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इल्यूमिनेटिंग जोन, जो कि आपने टेंडॉल इफेक्ट में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। लेकिन जब जो ही हम लाइट कोलाइडल सॉल्यूशंस में से पास करते हैं और फिर जब उस पाथ ऑफ इंसिडेंट लाइट को हम अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप देखते हैं, तो वहां पे देखा गया जो कोलाइडल पार्टिकल्स है, यानी कि जो सोल्यूट पार्टिकल्स है किनके, कोलाइडल सॉल्यूशंस के, वो सोल्यूट पार्टिकल्स भी कोलाइडल सॉल्यूशन में कंटिन्यूअसली जिगजैग पैटर्न में मूव करते रहते हैं। एक तो कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन पोलन ग्रेन्स शो करते हैं व्हेन प्लेस्ड इन वाटर, और उसी तरह की कंटिन्यूअस जिगजैग रैंडम मोशन ऑब्जर्व की गई इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडल सॉल्यूशंस को जब हम ऑब्जर्व करते हैं अंडर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय सिग्मोंडी ने एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाया। उसने जब कोलाइडल सॉल्यूशंस में से लाइट पास की, उसने वहां पे देखा एक तो कोलाइडल पार्टिकल्स लाइट को स्कैटर करते हैं, लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल्स है, डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल्स है इस कोलाइडल सॉल्यूशन में, वो भी पोलन ग्रेन्स की तरह कंटिन्यूअसली जिगजैग
पैटर्न में मूव करते रहते हैं। तो ये कहा गया कि वो जो ब्राउनियन मूवमेंट का कंसेप्ट रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था पोलन ग्रेन्स के लिए, वही ब्राउनियन मूवमेंट, वही जिगजैग मोशन यहाँ कोलाइडल सॉल्यूशंस में डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स भी शो करते हैं। तो ब्राउनियन मूवमेंट को एक डेफिनेट डेफिनेशन दी गई, कहा गया कि इट इज द मूवमेंट erratic, continuous, zigzag, or we can say random motion of colloidal particles or dispersed phase particles in case of colloidal solution। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि ये colloidal particles जो है वो क्यों मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, वो zigzag मैनर में क्यों एक जगह से दूसरी जगह इस सॉल्यूशन में मूव करते रहते हैं, तो उसका हमें काज यहाँ पे डिस्कस करना है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस जो पोलन ग्रेन्स है वो एक वाटर में जब हम पोलन ग्रेन्स या कोलाइडल पार्टिकल्स हम कहेंगे, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स हम कहेंगे, उनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो कंटिन्यूअसली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। तो इसी मूवमेंट का नाम रखा गया क्या, ब्राउनियन मूवमेंट। लेकिन ये काज एक ये क्या वजह है कि कोलाइडल पार्टिकल्स एंड डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स डिस्पर्शन मीडियम में या वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये कंटिन्यूअसली क्यों मूव करते रहते हैं, तो इसका काज दिया गए, दो काज दिए गए हैं। एक काज में आपका डिस्कस कर लेता हूं, फिर उसके बाद हम दूसरे काज पे आते हैं। व्हाई डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स मूव कंटिन्यूअसली व्हेन प्लेस्ड इन डिस्पर्शन मीडियम, उसके लिए जो काज दिए गए हैं वो मैं दोनों आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट काज जो एक्सप्लेन किया गया, व्हाई डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स और व्हाई पोलन ग्रेन्स मूव कंटिन्यूअसली और व्हाई दे शो ब्राउनियन मूवमेंट, जो रीजन दिया गया, जो फर्स्ट रीजन था, दैट वाज गिवन बाय 3 साइंटिस्ट्स। एक का नाम था वीनर, दूसरे का नाम है रमसे, और तीसरे केमिस्ट का नाम जो है दैट इज गोई। 3 केमिस्ट्स जो है अलग अलग 3 केमिस्ट्स है, इन्होंने ब्राउनियन मूवमेंट का काज दिया गया। ये कहते हैं, इन तीनों का कहने का मतलब एक ही है, ब्राउनियन मूवमेंट क्यों होता है। ये कहते हैं कि जब हम डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल को किसमें डिसॉल्व करते हैं, डिस्पर्शन मीडियम में, तो डिस्पर्शन मीडियम जो है वो कंटिन्यूअसली डिस्पर्स्ड फेज को हिट करता रहता है ऑन देयर सरफेस, और वो जो बम्बार्डमेंट्स, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो डिस्पर्स्ड फेज के सरफेस पे हिट करते रहते, उसी जो उन पे से उनके सरफेस पे जो इफेक्ट पड़ता है उन बम्बार्डमेंट्स का, उसी बम्बार्डमेंट की वजह से वो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते। जैसे मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ, वीनर, रमसे एंड गोई। कहने का मतलब क्या है, इनके हिसाब से जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल है, ये समझो एक डिस्पर्स्ड पार्टिकल है, सोल्यूट पार्टिकल है, मान के चलो आप, जिसका साइज है 1 to 1000 नैनोमीटर। डिस्पर्सल फेज पार्टिकल साइज है इन द रेंज ऑफ 1 to 1000 नैनोमीटर। तो रमसे, गोई एंड वीनर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं या डिस्पर्शन मीडियम में हम जब इसको डिसॉल्व करते हैं, तो इसको जो डिस्पर्शन मीडियम है वो उसको हर किसी साइड से हिट करता है। ये मानो डिस्पर्शन मीडियम इसको यहां से हिट कर रहा है, तो यहां से भी डिस्पर्शन मीडियम इसको हिट करेगा, तो यहां से भी डिस्पर्शन मीडियम इसको हिट करेगा, यहां से भी डिस्पर्शन मीडियम इसको हिट करेगा। अब इस डिस्पर्स्ड फेज को पीछे से भी सॉल्वेंट हिट करेगा, आगे से भी सॉल्वेंट इसको हिट करेगा। तो अब हम देखते हैं जिस साइड से सरफेस ज्यादा होगी इसकी, अब मान के चलो ये सरफेस है डिस्पर्स्ड फेज की, अब जितनी ज्यादा सरफेस होगी सोल्यूट पार्टिकल की, उतनी ही ज्यादा हिट्स इस पे हो जाएंगे, उतनी ही ज्यादा इसको वाटर ज्यादा हिट करेगा। तो समझो इस साइड से हिट ज्यादा हो रही है, तो इस साइड से मान के चलो कम हिट्स हो रही है, तो यहां से जो फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है इस पार्टिकल पे, तो वो ज्यादा अप्लाई हो रहा है, तो ये पार्टिकल राइट साइड की तरफ चला जाएगा। या अगर फॉर एग्जांपल अपवर्ड डायरेक्शन में, वहां से ऊपर की तरफ से इसको ज्यादा हिट्स हो रहे हैं और नीचे कम हिट्स हो रहे हैं, तो ये पार्टिकल नीचे की तरफ आ जाएगा। कहने का मतलब है वीनर, रमसे और गोई के कहने का मतलब है व्हेन वी प्लेस डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल्स इन व्हाट डिस्पर्शन मीडियम, देयर इज द अनइक्वल बम्बार्डमेंट्स caused by dispersion medium on the surface of dispersal phase। उन्हीं अनइक्वल बम्बार्डमेंट्स की वजह से जो सोल्यूट पार्टिकल है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। फॉर एग्जांपल इसको यहां से ज्यादा, यहां से मान के चलो यहां से इसको ज्यादा हिट्स हो रहे, तो पार्टिकल यहां जाएगा, वहां से इसको सॉल्वेंट फिर से हिट करेगा तो पार्टिकल यहां पे आ जाएगा, नीचे से इसको हिट ज्यादा होने लगे तो ऊपर चला जाएगा। कंटिन्यूअसली ये एक जगह से दूसरी जगह ये मूव करते रहते हैं। एंड दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय रमसे, गोई एंड वीनर। लेकिन उनके हिसाब से
जब यहां से भी हिट हो रहा है, ऊपर से भी हिट हो रहा है, ऊपर से भी हिट्स बहुत ज्यादा आ रहा है, यहां से भी हिट्स बहुत ज्यादा आ रहे, तो पार्टिकल मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह की तरफ। लेकिन इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या कही, जितना जितना सोल्यूट पार्टिकल का साइज ज्यादा होता जाएगा, जितना जितना सोल्यूट पार्टिकल का साइज ज्यादा हो जाएगा, तो सरफेस जो है हर किसी साइड ज्यादा होगी, तो यहां से भी ज्यादा ज्यादा बम्बार्डमेंट होंगे, यहां से भी बम्बार्डमेंट हिट करेगा सॉल्वेंट इसको ज्यादा, यहां से भी सॉल्वेंट ज्यादा हिट करेगा, यहां से भी सॉल्वेंट ज्यादा हिट करेगा। वो जितने ज्यादा हिट्स हम हर साइड से होंगे, तो पार्टिकल में फोर्स जो सॉल्वेंट अप्लाई कर रहा है हर किसी साइड से वो फोर्स सेम सेम अप्लाई करेगा, उसकी वजह से पार्टिकल ज्यादा मूव नहीं करेगा, ये आ जाएगा बॉटम पे बैठ जाके सॉल्यूशन सेटल हो जाएगी। तो वही चीज होती है सस्पेंशंस में। सस्पेंशंस में जो कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। ये हम कोलाइडल पार्टिकल्स नहीं कहेंगे, सोल्यूट पार्टिकल्स कहेंगे। सस्पेंशन में सोल्यूट पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है। जब पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा है तो उस पे सॉल्वेंट हर किसी तरफ से हिट्स ज्यादा ज्यादा करेगा, तो उसमें बम्बार्डमेंट जो हर किसी साइड में सेम हो जाएंगी, तो सेम बम्बार्डमेंट होने की वजह से वो पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, वो सोल्यूट पार्टिकल जो है वो सोल्यूशन के बॉटम में सेटल हो जाएगा। दैट इज वाई जो सस्पेंशन है वो अनस्टेबल होते हैं, उनमें सेटलिंग जल्दी हो जाती है। लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन में सेटलिंग नहीं होती, क्योंकि इसमें पार्टिकल का साइज उतना भी ज्यादा बड़ा नहीं होता है, 1 to 1000 नैनोमीटर होता है, जो कि कम साइज है। तो एक साइड से ज्यादा बम्बार्डमेंट हुई, दूसरे साइड से कम बम्बार्डमेंट हुई, तो पार्टिकल के मूव करने के चांसेस ज्यादा है। जब ये कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, उसी की वजह से इसमें जो जिगजैग मोशन डेवलप होती है, उसी मोशन का हम नाम रखते हैं क्या, ब्राउनियन मूवमेंट। लेकिन जो दूसरा काज दिया गया, दूसरा जो काज दिया गया ब्राउनियन मूवमेंट का, ब्राउनियन मूवमेंट क्यों होती है, इसका जो एक काज ये है कि सॉल्वेंट हिट करता है डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल पे, उसे हिट करने की वजह से सोल्यूट पार्टिकल जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है। ये तो एक काज हो गया। दूसरा काज दिया गया जो कि सोल्यूट पार्टिकल्स है, सोल्यूट पार्टिकल्स, और जिनको हम कहते हैं डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल्स, कहा गया है कि इन पे कोई चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा सब पे, या तो सब पे नेगेटिव चार्ज होगा। दूसरा कंसेप्ट जो दिया गया, जो डिफरेंट केमिस्ट्स ने दिया है कि सोल्यूट पार्टिकल्स और डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल्स इन केस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस दे पोजेस सम चार्ज, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। कुछ सॉल्यूशंस में सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज, सोल्यूट पार्टिकल्स का चार्ज नेगेटिव हो सकता है, कुछ में पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन एक डेफिनेट टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन अगर आप लोगे, जैसे आप सिल्वर सॉल्ट लोगे या कोई आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्ट लोगे, उसके सॉल्ट पार्टिकल्स में एक ही टाइप का चार्ज होगा। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो कहा जाता है सोल्यूट पार्टिकल्स का सेम चार्ज होने की वजह से ये रिपल्शन करते हैं, तो रिपल्शन करने की वजह से इनमें ये कंटिन्यूअस जिगजैग मोशन डेवलप हो जाती है। दैट सिमिलर चार्ज ऑन द सोल्यूट पार्टिकल्स that leads to repulsion, and the repulsion between these particles that also leads to what, Brownian movement. So Brownian movement के दो reasons दिए गए हैं। एक reason तो ये है that colloidal particles जो होते हैं उनको solvent continuously hit करता रहता है उनके surfaces पे, उसी की वजह से वो dispersive phase एक जगह से दूसरी जगह move करता रहता है। लेकिन जो दूसरा reason यहाँ पे दिया गया वो ये है कि solute particles or the dispersive phase particles they carry similar charge, either positive or negative. Due to that similar charge, there is a repulsion between the particles, and due to that repulsion, these particles move continuously, and they tend to remain far away from each other. And that movement, that repulsion, leads to their movement, and due to that movement, that movement of these colloidal particles, that is called as what, Brownian movement. लेकिन यहाँ पे एक चीज आएगा, और ये जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है कोलाइडल सॉल्यूशंस में, इसका एडवांटेज क्या है? इसका जो एडवांटेज है, कोलाइडल सॉल्यूशंस में जो सोल्यूट पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, उसकी वजह से कोलाइडल सॉल्यूशंस को एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज मिलता है। वो ये है, जब सोल्यूट पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली रैंडम मोशन में एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे, तो उनको सेटलिंग करने का मौका नहीं मिलता। यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशंस में सेटलिंग आसानी से नहीं होती। सेटलिंग में क्या होता है, सोल्यूट पार्टिकल्स बॉटम, ड्यू टू देयर बिगर हैवियर मास, ड्यू टू बीइंग बल्की, वो बॉटम पे जमा हो जाते हैं, उन पे ग्रेविटी का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, तो वो बॉटम पे जमा हो जाते हैं, तो हम कहते हैं सॉल्यूशन में सेटलिंग हो गई। लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशंस में जो ये ब्राउनियन मूवमेंट होती है, उसकी वजह से जो कोलाइडल पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, उस मूवमेंट की वजह से
ग्रेविटी का उन पे इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता, वो कंटिन्यूसली मोशन में ही रहते हैं, तो ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लेक्ट हो जाता है। ड्यू टू दैट इन कोलाइडल सॉल्यूशंस में सेटलिंग नहीं होती, उसी की वजह से जो कोलाइडल सॉल्यूशंस है दे बिकम स्टेबल। स्टेबल हियर मींस दे डू नॉट सेटल। व्हाई डू दे डू नॉट सेटल? बिकॉज द पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। उससे क्या होगा, उससे इन पे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जब सोल्यूट पार्टिकल्स पे ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ा ही नहीं, तो इसका मतलब है सोल्यूट पार्टिकल्स की एग्रीगेशन या सेटलिंग नहीं हो जाएगी। जब सोल्यूशन में सेटलिंग ना हुई तो हम कहते हैं सोल्यूशन क्या बन जाएगी, स्टेबल। लेकिन अब यहां पे एक कंसेप्ट जो नया जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज हो रहा है। एक तो चीज है, चलो माना कोलाइडल पार्टिकल को हमने डिस्पर्शन मीडियम में डिसॉल्व किया, तो वहां पे डिस्पर्शन मीडियम ने इसके सरफेस पे हिट्स किए, फोर्स अप्लाई किया, तो डिस्पर्सन फेस पार्टिकल ने मूवमेंट स्टार्ट की। कि जो दूसरा खास दिया गया, दैट द सोल्यूट पार्टिकल्स कैरी सेम चार्ज, ईदर पॉजिटिव or negative. Due to that same charge, there is the repulsion between those solute particles, and that repulsion leads to Brownian movement. लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज हुआ है वो ये है, क्या सच्ची में यहाँ पे चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज इन सॉल्व पार्टिकल्स पे? यानी कि हमें कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट अब करना है जिससे हमें ये पता चले, is it a real, is it true that the Sol particles or dispersed phase particles, they do contain some charge? उस चार्ज को प्रूव करने के लिए क्या डिस्पर्सिव फेस पार्टिकल्स में सच्ची चार्ज है? अगर डिस्पर्सिव फेस पार्टिकल्स में चार्ज है तो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स में भी कोई ना कोई चार्ज होगा। क्या सच्ची में ये चार्ज वहां पे है कि है ही नहीं? तो ये प्रूव करने के लिए हम एक दूसरा टॉपिक यहाँ पे पढ़ेंगे, वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। तो वो हम इसी टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। सो डायग्राम यहां पे है, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस, इट इज दैट प्रोसेस which is used to identify whether the dispersed phase particles or dispersion medium, whether they contain any charge or not. तो हम क्या करते हैं, हम एक यू शेप्ड ट्यूब ले लेते हैं जिसमें हमने दो इलेक्ट्रोड्स फिट किए हैं। यहां से एक इलेक्ट्रोड लिया है एनोड, और यहां से एक इलेक्ट्रोड लिया है दैट इज कैथोड। समझ लीजिएगा, एनोड जो है, एनोड बना होता है प्लैटिनम का, और कैथोड भी बना होता है प्लैटिनम का। We in this electrophoresis experiment हमने कैरी करना है, इसलिए क्योंकि हमें देखना है whether there is any sort of charge present on dispersive phase or dispersion medium. क्या सच्ची में चार्ज है डिस्पर्सिव फेज में, डिस्पर्शन मीडियम में? वो चीज प्रूव करने के लिए हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक्सपेरिमेंट करेंगे। देख लीजिए, हमने यू शेप ट्यूब लिया है यहाँ पे, जिसमें हमने दो इलेक्ट्रोड्स फिट किए हैं। दोनों इलेक्ट्रोड्स प्लैटिनम के बने हुए हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया है विथ पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी, इट विल बी कॉल्ड एज एनोड, और दूसरे इलेक्ट्रोड को हमने फिट किया है विथ नेगेटिव टर्मिनल बैटरी, दैट विल बी कॉल्ड एज कैथोड। तो ये जो यहाँ पे ये दिया गया है, इट इज योर रिजर्वायर। रिजर्वायर में हम कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं, तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन यहां से जाएगी, नीचे से इसमें आ जाएगी, तो इसमें आ गई आपकी कोलाइडल सॉल्यूशन। हमें देखना क्या है, क्या चार्ज है डिस्पर्सिव फेज में, डिस्पर्शन मीडियम में चार्ज है, कि ये सब गलत है ये कंसेप्ट। तो ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, वो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। जब हम बैटरी को ऑन करेंगे, ऑन करने की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, यहाँ पे पॉजिटिवली जहाँ चार्जड फील्ड जनरेट होगा, तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्जड फील्ड जनरेट होगा। अब देख सकते हैं, अगर यहाँ पे कोलाइडल सॉल्यूशन जो यहाँ पे हमने ली है, अगर कोलाइडल सॉल्यूशन के डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल्स में अगर उनमें कोई चार्ज प्रेजेंट हुआ, तो डिस्पर्सिव फेज पार्टिकल्स या तो एनोड की तरफ जाएंगे या तो वो कैथोड की तरफ जाएंगे। द मूवमेंट of dispersed phase particles towards anode or towards cathode, that movement will indicate that there is definitely some kind of charge present on dispersed phase particles. तो देखा गया है, अगर हम एक कोलाइडल सॉल्यूशन लेंगे AS2S3, that is called arsenious sulfide sol, AS2S3,
इट इज कॉल्ड आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट, जो कि एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। अगर हम इस कोलाइडल सॉल्यूशन को किस में रखें, इस यू शेप्ड ट्यूब में, आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट जो है कोलाइडल सॉल्यूशन है, अगर इसी सॉल्यूशन को हम इस ट्यूब में रखते हैं तो देखा गया है जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स है, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स, ये मैंने बड़े बड़े पार्टिकल्स बनाए हैं सो दैट आपको दिखाई दे। तो मैंने कौन सी कोलाइडल सॉल्यूशन इसमें ली, आर्सेनियस सल्फाइड की कोलाइडल सॉल्यूशन ली मैंने इसमें। ये देखा गया जब इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्जड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो देखा गया ये जो ये डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल है, ऑल द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स एनोड। All the dispersed phase particles, when electric current is passed in through the solution of arsenious sulfide salt, what is observed, all the dispersed phase particles they start moving towards what, एनोड। डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स की मूवमेंट एनोड की तरफ होना, इट इंडिकेट्स द सॉल पार्टिकल्स दे आर नेगेटिवली चार्ज, दे आर नेगेटिवली चार्ज। तो इससे क्या पता चला, आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट जो है, आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट जो है उसमें जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स है, वो एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो एनोड की तरफ मूव करने का मतलब है जो सॉल पार्टिकल्स है उनका खुद का जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अगर हम इसके बदले आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट के बदले हम सिल्वर सॉल लेते हैं, सॉल मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन, अगर हम सिल्वर सॉल लेंगे, सिल्वर सॉल को सिल्वर डिसॉल्व इन डिस्पर्शन मीडियम, सिल्वर की कोलाइडल सॉल्यूशन लेंगे, तो देखा गया है जो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स जो है, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स अगर सिल्वर सॉल आपने ली वो मूव करते हैं टुवर्ड्स कैथोड। इन केस ऑफ सिल्वर सॉल ये देखा गया जब हम सिल्वर सॉल को इस इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट में लेते हैं तो सिल्वर सॉल के सारे पार्टिकल्स किसकी तरफ मूव करते हैं, कैथोड की तरफ। तो इसका मतलब है जो सिल्वर सॉल में सिल्वर के डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स है दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, ये कैरी विच चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो कंसेप्ट यहां पे ये है, आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट के भी पार्टिकल्स मूव करते हैं टुवर्ड्स एनोड, लेकिन सिल्वर सॉल्ट के पार्टिकल्स मूव करते हैं टुवर्ड्स कैथोड। इन डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स का ये मूवमेंट मूव करना इधर टुवर्ड्स कैथोड और टुवर्ड्स एनोड और टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स, इनका ये मूवमेंट होना टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स, दैट्स कॉल्ड एज electrophoresis. That means with the help of electrophoresis we are able to explain that these dispersed phase particles or of different colloidal solutions they do carry some charge, but if we talk about arsenious sulfide salt, the particles carry negative charge. But if we talk about silver salt, the particles carry positive charge. That means same type of charge is present on the dispersed phase particles, as all the dispersed phase particles they move towards only one particular type of electrode, either towards anode or towards what, cathode. लेकिन और एक बात है सर, यहाँ पे कौन से पार्टिकल्स मूव हो गए, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स। क्या डिस्पर्शन मीडियम भी मूव हो सकता है? हाँ, वो भी मूव होता है। तो उसके लिए हम एक अलग एक प्रोसेस, एक कंसेप्ट समझाता हूं मैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। Electrophoresis is what? Electrophoresis is the phenomenon of movement of dispersed phase particles either towards anode or towards cathode that indicates the presence of certain charge on dispersed phase particles. That means this process is used to identify whether there is any charge on dispersed phase particles or not. लेकिन जो second term यहाँ पे आएगी that is electroosmosis. Electrophoresis को आपको समझ आ गई है। Electrophoresis means simply the movement of dispersed phase particles towards the oppositely charged plates indicating the presence of charge on dispersed phase particles. अब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? तो इलेक्ट्रोफोरेसिस समझने के लिए अब मैं ये डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स को अब हाईलाइट नहीं करूंगा। डिस्पर्स्ड मैं समझो यहाँ पे एक कोलाइडल सॉल्यूशन ली है। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस समझिए आप क्या होता है। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में हम क्या करते हैं, हम इस यू शेप्ड ट्यूब में यहाँ से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फिट करेंगे और यहाँ से भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फिट करेंगे। हमने इस यू शेप्ड ट्यूब को यहां से भी ब्लॉक कर दिया, हमने यू शेप्ड ट्यूब को यहां से भी ब्लॉक कर दिया। किससे ब्लॉक कर दिया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से
डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स यानी कि सोल्यूट पार्टिकल्स वो मूव नहीं कर पाएंगे, यानी कि अब मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स नहीं होगी, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होगी एनोड और कैथोड की तरह, ठीक है। ना तो यहां से ही डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल मूव कर सकता है, ना तो यहां से ही डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल मूव करता है। तो हमने दोनों तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिए। अब हम क्या करते हैं, हम फिर से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, या यहाँ पे पॉजिटिवली चार्जड फील्ड जनरेट होगा, यहाँ पे नेगेटिवली चार्जड फील्ड जनरेट होगा। तो दोनों साइड से हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया है। व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दिस सॉल्यूशन, it is observed that now there is the movement of dispersion medium through the semi-permeable membrane। अभी तक कौन मूव हो रहा था, डिस्पर्सिव फेज, लेकिन जब हम दोनों साइड से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाते हैं तो डिस्पर्शन मीडियम की मूवमेंट हो जाती है, या तो एनोड की तरफ या तो कैथोड की तरफ, एक ही डायरेक्शन में जाता है। डिस्पर्शन मीडियम या तो एनोड की तरफ जाएगा या कैथोड की तरफ जाएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि यहां पे क्या हुआ है, द मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम हैज टेकन प्लेस थ्रू व्हाट, semi-permeable membrane, but कब, under the influence of electric field, the movement of dispersion medium which takes place through semi-permeable membrane through under the influence of electric field, that movement shown by dispersion medium, that's called as what, electroosmosis। Electroosmosis indicates that the dispersion, it is not only the dispersed phase which moves, it is also the dispersion medium which also carries certain charge, due to which this dispersion medium is either it moves towards anode और इट मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। लेकिन याद रख लीजिएगा, अगर आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्ट लेते हो जिसपे सॉल्यूट में पॉजिटिव चार्ज है तो डिस्पर्शन मीडियम का नेगेटिव चार्ज होगा। अगर आप कोई दूसरी कोलाइडल सॉल्यूशन लोगे जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज है तो डिस्पर्शन मीडियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा। दैट मींस इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड टू प्रूव द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन डिस्पर्स्ड फेज, एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस इज द प्रोसेस व्हिच इज यूज्ड टू प्रूव दैट डिस्पर्शन मीडियम आल्सो possesses some charge, but the charge on dispersion medium that is always opposite to that of the dispersed phase। क्योंकि अगर हमारा dispersed phase particle एनोड की तरफ मूव करता है, dispersed phase particle अगर एनोड की तरफ मूव करता है तो देखा गया है उस सॉल्यूशन का dispersion medium कैथोड की तरफ मूव करता है, and vice versa। So this was all about the concept of Brownian movement and electroosmosis and electrophoresis, and inshallah in next lecture we will be going to discuss this concept of flocculation, coagulation and other things, inshallah that will be discussed in another video. Till then, Khuda Hafiz and God bless you.